नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष रघुवीर सहाय की कविता कला क्या है और उनके जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अंश आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के एक संवेदनशील कवि माने जाते हैं। उनका जन्म सन 1929 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से 1951 में एमए अंग्रेजी की परीक्षा पास की। एमए करने के पश्चात ये पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करने लगे। इन्होंने प्रतीक, वाक और कल्पना जैसी अनेक पत्रिकाओं के संपादक के सदस्य रहे। तत्पश्चात कुछ समय तक आकाशवाणी में ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग में भी संबद्ध रहे। 1971 से 1982 तक पत्रिका दिनमान के संपादक रहे। इनको कवि के रूप में दूसरा सप्तक में विशेष रूप से अज्ञे के संपादन में ख्याति प्राप्त हुई। इनकी साहित्य सेवा भावना के कारण इनको साहित्य अकादमी से सम्मानित भी किया। अंत में दिल्ली में सन 1990 ईस्वी में अपना महान साहित्य संसार को सौंपकर यह मृत्यु की चिर निंद्रा में लीन हो गए। कहने का तात्पर्य बच्चों यहाँ पर ये है कि ये इनका जो जीवन का परिचय है वो बहुत संक्षिप्त में मैं आपको यहाँ पर देने जा रही हूँ। और संक्षिप्त में इनके जो साहित्यिक प्रक्रिया है या व्यक्तित्व है उनके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताते हुए चलती हूँ कि इनके जो काव्य की जो भावना है, संवेदना है, इन्होंने किस प्रकार से अभिव्यक्त की। कवि परिचय। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के प्रसिद्ध साहित्यकार और पत्रकार माने जाते हैं। दूसरे स्लाइड में बेटा बताया गया है कि किस तरह से इन्होंने अपनी कविता का जो रूप स्वरूप है वह अपने काव्य में अभिव्यक्त किया है। रघुवीर साहब प्रगतिशील काव्य धारा की नई कविता के प्रतिनिधित्व कवि माने जाते हैं। इनकी कविता का मूल स्वर यथार्थ है, क्योंकि उस समय में हम देखते हैं कि यथार्थ की परिपाठी पर या यथार्थ की उस भूमि पर सभी लेखक और लेखिकाएं लिखने के लिए तत्पर दिखाई देते थे, क्योंकि समाज में की जो व्यवस्था थी वो इतनी अस्त व्यस्त थी कि वह चाहे वह मध्यम वर्गीय परिवार हो या निम्न वर्गीय परिवार हो, वो बहुत ही पीड़ाओं से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसमें बौद्धिक आत्म अनुभूति, चेतना, मानसिक द्वंद्व और व्यक्तिगत कुंठाओं का रूप यदा कदा इनकी कविता में प्रचुर मात्रा में दिखाई देता है। कविता में रघुवीर सहाय ने सामाजिक यथार्थ और विसंगतियों की ओर संकेत दिया, क्योंकि उस समय में बहुत सारी विवशताएं, बहुत सारी अलगाव, बहुत सारे अवसाद व्यवस्था के अनुरूप चलते हुए दिखाई दे रहे थे, तो उन पर कुठाराघात उन्होंने किया है। कवि ने मानवता विरोधी ताकतों की निंदा कर समस्याओं का चित्रण किया कि किस तरह से व्यक्ति अपने स्वार्थ के आगे किसी और का हित नहीं देख पाता है और औरों को पीड़ा देने के लिए वह तत्पर दिखाई देता है। तो उसका मार्मिक चित्रण कवि ने अपनी कविताओं के माध्यम से भी करने का प्रयास किया है। निर्धन और निम्न वर्ग के लोगों को हीन दृष्टि से देखने वाले भारतीय समाज की आलोचना करते हुए कवि ने अत्याचारों के शिकार लोगों के प्रति संवेदना का भाव भी प्रकट किया, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अनावश्यक रूप से या जानबूझकर किसी को परेशान करता है या उसके अहित की कामनाएं को वहां पर प्रबल प्रवृत्ति देता हुआ दिखाई देता है, तो इन कवियों ने अपनी कविता के माध्यम से उन पर एक तरह से प्रहार भी करने का प्रयास किया है और अपनी संवेदना को भी वहां पर व्यक्त किया है। कला को व्यावसायिक साधन मानने की प्रवृत्ति की इन्होंने एक तरह से घोर निंदा की है। मानव संबंधों की शीतलता पर शोक प्रकट करते हुए व्यक्ति की श्रेष्ठता पर बल दिया है। कहने का तात्पर्य है रघुवीर सहाय ने अपनी कविताओं में समय, समाज, राजनीति तथा परिवेश के तनाव का जो रूप स्वरूप है वह अभिव्यक्त किया है अपने निश्चित मन से। उनकी कविता में ना तो अनुकरण और ना ही किसी लीक पर चली है, यानी कि एक ही
ढर्रे पर उनकी कविताओं का जो स्वरूप है वह नहीं है। समय के अनुसार, वातावरण के अनुसार, समाज के अनुसार जैसे जैसे समस्याएं बदलती रही वैसे वैसे उन्होंने अपनी कविताओं का जो रूप है वह व्यक्त करने का प्रयास किया है। उन्होंने आज की कविता के दौर में एकदम नया, मार्मिक और जिस तरह से हम कहते हैं कि लोकोक्तियों के माध्यम से, मुहावरों के माध्यम से उन्हें एक नया रूप देने का प्रयास किया और नया अर्थ भी उन्हें मिला। उनकी कविताओं में हम देखते हैं कि किस तरह से व्यक्ति के जीवन की जो एक तरह से परिपाठी है उसको वहां पर चित्रित किया। जैसे इनकी बहुत चर्चित कविता है जैसे आत्महत्या के विरोध में, या हंसो हंसो जल्दी हंसो, और या भूल गए आदि कविताओं में इन्होंने राजनीतिक व्यवस्था पर एक तरह से प्रहार किया है, व्यंग कसा है। जो जीवन मूल्य है उनके प्रति लोगों की किस तरह से एक तरह से अनिष्ठा का जो भाव है वह बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण कवि का जो मन है वह विचलित हो उठता है और जीवन मूल्य की अमूर्तता की साधारण सी सच्चाइयों को उन्होंने किस तरह से अनेक आधारों पर, अनेक अवसादों पर, अमानवीयता के स्तर पर, अहिंसा के स्तर पर पीड़न के स्तर पर, संवेदनशीलता, भय, आतंक, स्मृति, आशंका आदि के संदर्भ के माध्यम से उसे एक तरह से अपने काव्य के द्वारा पहुंचाने का प्रयास किया है। कवि ने अपने जीवन में प्रेम, घृणा, जीवन और मृत्यु के गंभीर और व्यंग, आत्मीयता और अड़िंग का एक ऐसा विश्लेषण या विलक्षण रसायन तैयार हुआ है कि जिसे हम वर्तमान का समस्त हाहाकार एक तरह से उठ जाता है। कहने का तात्पर्य है कवि ने अपनी कविताओं में अनेक प्रकार के ऐसे मुद्दों को, ऐसे ज्वलंत विषयों को उठाया है जिसके कारण उनकी कविता कविता न रहकर एक समाज का चित्रण बनकर उभरी है। व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में किस तरह से परिवर्तन आ रहा है और किस तरह से वह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या हम कहें धार्मिक मूल्यों के संदर्भ में अपने जीवन का जो रूप स्वरूप है वह परिवर्तित होते हुए दिखाई देता है, उसका यहाँ पर एक तरह से चित्रण कवि ने अपनी कविताओं के माध्यम से किया है। सप्रसंग व्याख्या, कवि जो हमारी कहानी का शीर्षक है, कला क्या है, कला के संदर्भ में किस तरह से व्यक्ति अपनी हित को वहां पर पारित करते हुए दिखाई देता है, अपने स्वार्थ को वहां पर गठित करते हुए दिखाई देता है, उसका चित्रण कवि ने अपनी कविता के इन माध्यमों से करने का प्रयास किया है। कितना दुख वह शरीर जब कर सकता है, वह शरीर जिसके भीतर दुख शरीर की टूटन होना, कितनी कचोट कुंठा के अर्थ समझ उनके द्वारा आमिर होता जा सकता है। अनुभव से समृद्ध होने की बात तुम मत करो, वह तो सिर्फ आदित्य जन ही हो सकते हैं। आदित्य यानी जो मस्ती में रहते हैं, चार पहर केवल कभी चौंक कर अपने कुएं में से झांक लिया करते हैं। कहने का तात्पर्य है कवि ने उन असाधारण या साधारण व्यक्ति के जो बीच का अंतर है उसको यहाँ पर प्रकट करने का प्रयास किया है कि जो व्यक्ति अपने भाषा में या अपने कला में दक्ष होते हैं वे किस तरह से साधारण मनुष्य को देखते हैं, साधारण मनुष्य के प्रति एक तरह से दृष्टि को वहां पर व्यक्त करते हैं। कवि यहाँ पर अपने मन की व्यथा को व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जब व्यक्ति अपने स्व को बहुत ही अहम के रूप में अभिव्यक्त करता हुआ दिखाई देता है और वह छोटे व्यक्ति को या निम्न व्यक्ति को वह दर्जा नहीं दे पाता, जिसके कारण अनेक प्रकार की भत्सना, कुंठा और अवसाद की स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि वह उसके चरित्र पर सीधा सीधा एक तरह से प्रहार करते हुए दिखाई देता है। तो यहाँ पर कवि उस पीड़ा को व्यक्त कर रहा है कि किसी भी दुख को सहन करने की एक सीमा होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि हर चीज की अति बुरी है। अगर अति हो जाती है तो हम देखते हैं कि हमारा गुस्सा, हमारा को एक तरह से आक्रोश या हमारी पीड़ा बहुत ही भयानक रूप में प्रकट होती हुई दिखाई देती है। तो हर चीज की एक मर्यादा, एक सीमा तय की गई है। अगर उस मर्यादा या सीमा से चीजें ऊपर होती हुई दिखाई देती है तो किसी का भी जो आपा है वह तितर बितर होते हुए दिखाई
देता है, यानी कि आक्रोश की या क्रोध की सारी सीमाओं को वह लांघ कर अपने क्रोध की ज्वाला से वह अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करता हुआ दिखाई देता है। अगर वह सीमा पार हो जाए तो दुख अलगाव के रूप में व्यक्त होने लगता है। कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कि हर एक व्यक्ति बोल नहीं सकता। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कई व्यक्ति अपने भीतर ही अपने दुख को, अपने आक्रोश को, अपने क्रोध को समाये हुए रहते हैं। पर कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि वह समय आने पर अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं। जो नहीं व्यक्त कर पाते उनके मन में अनेक प्रकार की अर्थहीनता या हम कहें कड़वाहट, झल्लाहट उत्पन्न होते हुए दिखाई देती है और वह सामान्य जीवन नहीं जी पाता, जिसके कारण अनेक प्रकार की बीमारियों के संसर्ग में भी आता हुआ दिखाई देता है। इसलिए जो भी अपने मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं उसे व्यक्त करने का प्रयास जरूर रहना चाहिए। अर्थात शरीर में अनेक प्रकार के तनाव और कुंठा जन्म ले लेती है, जिससे व्यक्ति उस कला में अभ्यस्त हो जाता है। कवि कहता है वही व्यक्ति सच्चा कलाकार होता है जिसने जीवन में दुख या कष्ट का स्वाद लिया हो, क्योंकि हमने शुरू से ही सीखा है या आरंभ से ही हमें सिखाया गया है कि संघर्ष और द्वंद्व या मेहनत के या परिश्रम के द्वारा ही सच्ची एक तरह से उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। अगर आप जितनी मेहनत करोगे उतना ही आपको फल प्राप्त होगा, ऐसा हमारे ग्रंथों में, हमारे शिक्षाविदों ने या हमारे परिजनों ने हमें समझाने का प्रयास कवि कहता है। कवि कहता है वही व्यक्ति सच्चा कलाकार होता है जिसने जीवन में अनेक प्रयास किए और उन प्रयासों से वह अनुभव अर्जित करते हुए दिखाई देता है। अनेक स्थिति परिस्थितियों का उसे बोध होते हुए दिखाई देता है, क्योंकि जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक उस ठोकर का जो अनुभव है वह ज्ञात नहीं होता है। इसलिए जब भी व्यक्ति किसी भी कार्य को करने में रत होता है और उसे अनेक प्रकार के संघर्ष या द्वंद झेलने पड़ते हैं और उसके बाद जो सफलता का जो स्वाद है वह चखता है, तो वह उसके सारे मापदंडों को अच्छे से बता सकता है, अर्थात झेला हो। लेकिन आज ऐसे व्यक्ति को कला के विद्वान के रूप में जाना जाता है, जो पूरा टाइम हम कहते हैं कि मौज मस्ती में डूबे रहते दिखाई देते हैं। कभी कभार दुख की बात कर लेने मात्र से अपने को विद्वान मान लेते हैं, क्योंकि जिसने संघर्ष का या द्वंद का या सफलता का स्वाद नहीं चखा हुआ होता, या हम ये कहते हैं कि जिसे किसी भी प्रकार का कोई अनुभव नहीं होता है और उसे पकी पकाई एक तरह से सारी व्यवस्था या सारी खिचड़ी मिल जाती है, तो उसे उसका जो होता है कि कदर या हम कहें कि उसका आधार नहीं पता होता, जिसके कारण वह इन स्थिति परिस्थितियों से नहीं गुजर पाता और उसका अनुभव भी नहीं होता, क्योंकि ठोकर लगने पर ही हम उस ठोकर से बचने का प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं। कभी कभार दुख की बात करने मात्र से विद्वान नहीं बन जाते, क्योंकि जिसने दुख भोगा है वही उसकी अच्छे से अभिव्यक्ति कर पाता है। जिसने दुख भोगा नहीं है वह अनेक प्रकार से हम देखें मिथ्या या मिथक रूप से अपनी बात करते हुए दिखाई देता है, तो उसकी बातों में भी सच्चाई नहीं दिखाई देती। इस प्रकार के लोगों ने अपने मन को कुआं बनाकर उसमें अपने मन में उत्पन्न विचारधारा को सही मानकर उस पर एक तरह से चलते हुए दिखाई देते हैं या टिके हुए दिखाई देते हैं। प्रत्येक प्राणी जन्म से ही आदित्य होता है, क्योंकि हम ये माना जाता है कि जिस भी बच्चे का जन्म हो रहा है वह अनेक गुणों से संपन्न है और वह लगातार अपने अनुभव से, अपने प्रयास से, अपने परिश्रम से अपने जीवन को एक नई दिशा और दशा देते हुए दिखाई देता है। अर्थ, व्यक्ति जीवन में हर प्रकार के दुख दर्द सहन करने वाला होता है, लेकिन कलावादी व्यक्ति या उसमें विद्वान उनसे वह अधिकार भी छीन लेते हैं कि आपको इस तरह का अधिकार प्राप्त नहीं होता, क्योंकि हम जब अपने जन्म के बाद अपनी युवा अवस्था या अपने और अवस्थाओं में कदम रखते हुए दिखाई देते हैं, तो हमें अनेक प्रकार के नॉन सिखे सिखे से हमारा एक तरह से रूबरू होते हैं और वह हमें अनेक प्रकार से अपने बौद्धिक ज्ञान का जो रूप स्वरूप है वह प्रकट करते हुए दिखाई देते हैं। तो वह प्रकट करना या उसे ग्रहण करना व्यक्ति पर निर्भर करता है और वह स्वयं को अद्वितीय मानने लगते हैं, यानी कि हम जैसा गुणी, हम जैसा पराक्रमी कोई व्यक्ति है ही नहीं। ऐसे व्यक्ति को केवल अपने ही सुख से मतलब होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो आधुनिक समाज चल रहा है, ये जो वर्तमान चल रहा है, उसमें हम देखते हैं कि सब व्यक्ति अपने अपने स्वार्थ के अनुरूप बात करते हैं, चर्चा करते हैं या उस तरह के कार्यों को पूर्ण होने का वहां पर रूप स्वरूप रचते हुए
हुए दिखाई देते हैं। दूसरों के दुख से, तकलीफ से उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी सरोकार नहीं होता है। यहाँ पर विशेष में कवि ने ऐसे कलावादियों व्यक्तियों पर एक तरह से व्यंग करने का प्रयास किया है। दूसरे व्याख्या में, वह कुआं जिसको लोग बुर्ज कहते हैं, आदित्य हर व्यक्ति जन्म से होता है, किंतु जन्म के पीछे जीवन में जाने कितनों से यह आदित्य होने का अधिकार छीन लिया जाता है, और आदित्य फिर वे कहलाते हैं जो जन्म के जीवन से अनजाने रहने में ही अपने आप को एक तरह से रक्षित पाते हुए दिखाई देते हैं। कहने का तात्पर्य बेटा यहाँ पर यह है कि कवि यहाँ पर अपने मन की जो आधार है, अपने मन की जो अनुभव है, बोध है, उसको यहाँ पर कविता के माध्यम से प्रकट करने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि व्यक्ति जो जीवन में झेलता है उसको अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रकट करते हुए दिखाई देता है। या हम देखते हैं कि हमें जीवन में ऐसे भी व्यक्ति मिलते हैं कि किसी भी तरह का कोई भी प्रयास उन्होंने अपने जीवन में नहीं किया, पर जब ज्ञान देने की बात आती है तो वे सर्वप्रथम सबसे आगे खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। व्याख्या में बताया गया है कि हर एक मनुष्य में कोई ना कोई कला जरूर होती है। हम देखते हैं ना कि कोई भी व्यक्ति हम ये कहे कि अवगुण रूप में उसका जन्म हुआ है, ऐसा नहीं होता है। जो भी बच्चा जन्म लेता है उसमें भगवान ने किसी न किसी कला को विशेष रूप से या गुण को विशेष रूप से उसके संदर्भ में प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। अर्थात वह कला को जीवन का आवश्यक अंग मानते हैं, क्योंकि जीवन में कला का महत्वपूर्ण एक तरह से भूमिका तो होती है, पर हम देखते हैं कि उस भूमिका का हम समय अनुसार, परिवेश अनुसार या उसके आधार पर अभिव्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं या नहीं देते हैं। कुछ कला के विद्वान उनसे यह अधिकार भी छीन लेते हैं, अपने को श्रेष्ठ मानकर उच्च कहलाने का निरंतर दावा करते हुए दिखाई देते हैं। इन विद्वानों द्वारा रचित भाव या विचार जो उनकी रचनाओं या साहित्य में व्यक्त किए जाते हैं, उनमें केवल उस व्यक्ति के दर्द या पीड़ा का जो भाव है उसका ही चित्रण दिखाई देता है। क्योंकि हम देखते हैं कि अनगिनत कवियों का, जैसे यहाँ मैं उदाहरण आपको देना चाहूंगी कि प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में समाज की जो एक तरह से हम कहें कि बहुत ही गहन पीड़ा को वहां पर दिखाने का प्रयास किया, क्योंकि उस समय में समाज में बहुत सारी उथल पुथल चल रही थी और आर्थिक व्यवस्था तितर बितर हो गई थी, अस्त व्यस्त हो गई थी, जिसके कारण हर एक व्यक्ति कर्ज में डूबा हुआ दिखाई देता था। उसकी पीड़ा को वहां पर प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं के द्वारा एक तरह से प्रस्तुत किया। वह कहीं ना कहीं यथार्थ दिखाई देती थी, क्योंकि उस समय में हम देखते हैं कि सुविधा या भौतिक सुविधा के जो रूप स्वरूप है उनका व्यापक रूप से विस्तार नहीं हुआ था, जिसके कारण हम देखते हैं कि समाज या जो व्यक्ति है वह आर्थिक अभाव के कारण अनेक पीड़ाओं से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा था। तो इन विद्वानों द्वारा रचित भाव या विचार उनकी रचनाओं या साहित्य में व्यक्त किए जाते हैं। उनमें केवल उस व्यक्ति के दर्द या पीड़ा का चित्रण किया जाता है, जिन्हें कहीं ना कहीं बहुत ही रस से पढ़ा जाता है। क्योंकि हम देखते हैं चाहे बिहारी की रचना हो या फिर हम प्रेमचंद की रचना हो, जिसमें हमें लगता है कि हाँ हमें आनंद प्राप्त हो रहा है, उसमें हम बहुत रस लेकर पढ़ते हैं। क्योंकि हम देखते हैं किसी को किसी के दुख में पीड़ित होते हुए रस प्राप्त होता है, किसी को हम देखते हैं घूमते हुए रस प्राप्त होता है। तो सबके रस की जो आनंद की जो क्रिया प्रक्रिया है वह अलग अलग दिखाई देती है, उसका यहाँ पर कवि ने चित्रण किया है। अर्थात कोई अर्थ नहीं होता और इसे यहाँ कला का नाम दे दिया जाता है। कला क्या है, कला का अर्थ क्या है? कुछ अद्वितीय लोगों के लिए केवल शारीरिक या मानसिक रूप से संतुष्टि प्राप्त करना ही एक कला का रूप माना जाता है। अन्य लोगों के लिए कला से कोई भी सरोकार नहीं होता। वे तो केवल साहित्य में कला के नाम एवं सिद्धांत के नाम से अपने नाम को जीवित रखने का उसमें सर्वप्रथम रूप से प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं, और उसमें के ही सराबोर में एक तरह से डूबे रहते हैं, या उनमें आगे बढ़ने की जो लालसा है उसका रूप स्वरूप कवि ने यहाँ पर अपने आत्म पीड़ा के रूप में व्यक्त करने का प्रयास किया है। तीसरा इसमें जो एक तरह से व्याख्या का जो रूप है वो इस प्रकार से है, वे जो प्रत्येक दिन चक्की में पिसने से करते हैं शुरू और सोने को जाते हैं, क्योंकि यह व्यवस्था उन्हें मार डालना नहीं चाहती। वे जिन तकलीफों को जानकर उनका वर्णन नहीं करते वही कला है। उनकी कम से कम कला है वह, और दूसरी जो है वह बहुत सी कला है। वह कला बदल सकती है,
क्या समाज? नहीं। जहां बहुत कला होगी वहां परिवर्तन नहीं होगा या परिवर्तन नहीं होगा। व्याख्या में कवि ने यहाँ पर कहा है कि कवि यहाँ उन कर्तव्य और अधिकारों को ध्यान में रखते हुए उस व्यक्ति के सामान्य दिनचर्या को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि ये जो कला के विद्वान हैं अपने साहित्य में जिस पीड़ा को प्रस्तुत करते हैं, यानी कि अपने हम देखते हैं कि अनगिनत कवि हैं और उन कवियों ने अपने अपने साहित्य में अलग अलग विचारधारा, अलग अलग पीड़ा को अलग अलग रूपों के द्वारा व्यक्त किया है या उसे प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। वह अक्सर जनता से ली गई पीड़ा है, क्योंकि हम देखते हैं कि कई व्यक्ति तो स्वयं भोगे हुए दिखाई देते हैं, जैसे हमने नागार्जुन की कविता देखी या जयशंकर प्रसाद का जो हमने साहित्य पढ़ा तो उसमें हमें दिखाई देता है कि उन्होंने शुरू से अंत तक कितने संघर्ष और द्वंद को झेला। पर कई ऐसे भी कवि हैं, ऐसे भी साहित्यकार हैं जिन्होंने पीड़ा का जो रस है वह लिया ही नहीं है, पर उसकी अभिव्यक्ति वह जोरों शोरों से करते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य है जो बादल गरजते हैं वह बरसते नहीं है, या जो बरसते हैं वह गरजते नहीं है। इस तरह के मुहावरों और लोकोक्तियों के द्वारा भी कई प्रकार से उक्तियां कसी गई हैं। वे अक्सर सामान्य जनता से ली गई पीड़ा है। जन सामान्य व्यक्ति किस प्रकार समाज में रहकर अपना जीवन व्यतीत करता है, दिन रात चक्की के समान अपने आप को पिसता रहने के कारण आराम रात में भी वह आराम नहीं कर पाता, क्योंकि वह उसके जो जीवन के मूल्य हैं या जीवन के जो कर्तव्य हैं, अधिकार है, उनको पूरा करते करते वह दिन रात पिसते हुए दिखाई देता है। उसे अपने आराम की वहां पर किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं दिखाई देती, क्योंकि जब हम देखते हैं कि पारिवारिक जब अधिकार या कर्तव्य सर पर एक तरह से मंडराते हुए दिखाई देते हैं तो व्यक्ति केवल कर्तव्य को पूरा करने की धुनी में ही पिसता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि दिन रात शरीर से भरपूर परिश्रम करने के बाद भी रात विचलन में दिखाई देती है, क्योंकि हम एक तरह से जब बहुत सारा प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं या बहुत सारा परिश्रम भी करते हुए दिखाई देते हैं, दिन रात हम कार्य करते हुए दिखाई देते हैं, तो नींद भी वहां पर साथ देते हुए नहीं दिखाई देती है। और जब हम सोचते हैं कि कठिन परिश्रम करने के बाद हमें सुख की नींद आएगी तो वह भी हमें प्राप्त नहीं होती। लेकिन आदित्य व्यक्ति इस पीड़ा का वर्णन बहुत ही अच्छी तरह से कर पाता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि उन्होंने स्वयं भोगा हो, क्योंकि हम देखते हैं कई बार हम किसी की संवेदना को जब प्रकट करते हैं तो पूरी उसमें निहित होकर उसकी भावना को, उसकी वेदना को, उसकी पीड़ा को, उसके अलगाव को वहां पर दिखाते हुए नजर आते हैं। पर वही व्यक्ति अच्छे से उसे अभिव्यक्त करता हो जिसने उसे भोगा हो, नहीं तो अनावश्यक रूप से उसकी हम एक तरह से कहें कि हास्यास्पद स्थिति को भी कई बार उत्पन्न करते हुए दिखाई देता है। इसी आधार पर इनकी कला की यहाँ पर चर्चा की गई है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं किसी भी चीज को भोगता है उसका वर्णन वह अंतः गहन मन से वह कर पाता है, उसमें कोई अनुभूति मिथ्या रूप से प्रकट नहीं होती हुई दिखाई देती। कवि उन अद्वितीय व्यक्तियों पर व्यंग कसते हैं और कहते हैं जहाँ कला होगी वहां समाज में बदलाव के लिए कोई सुर नहीं होगा, कोई स्वर वहां पर विद्यमान नहीं होगा।